हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी फोर्थ वीडियो लेके आई हूँ जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आप याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? हम व्यंजन तो पढ़ते हैं, हमें पता है ये 33 है, 35 है, 34 है, 36 है, 37 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्पर्श व्यंजन उसमें से कौन से होते हैं, है ना। ये चीज़ हमें नहीं पता। तो इसका आंसर है फर्स्ट, क से म तक। ठीक है, आगे भी बड़े सारे ऑप्शन दिए हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए भी जाएंगे पेपर में कि क से न तक। थर्ड ऑप्शन है क से झ तक और इनमें से सभी। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पता होना चाहिए कि क से म मछली तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब म तक आपको कैसे याद रहेगा? जब हम मछली को स्पर्श करने के लिए जाते हैं तो वो भाग जाती है ना, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब व्यंजन में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म जो गर्मी पैदा करने वाले व्यंजन होते हैं, ठीक है, हमारे मुख के अंदर। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, श, श, स, ह। तो ये ऊष्म व्यंजन है। फर्स्ट ऑप्शन श, त्र, श्र, ज्ञ ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दिया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है य, र, ल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है? श, श, स, ह। श से शलगम, दूसरा वाला श है षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी। तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी जल्दी भी ये याद नहीं हो सकते, बट मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको जिससे जल्दी याद हो जाए। ओके, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कठोर व्यंजन कौन से होते हैं? बच्चों को ये भी नहीं पता होता, और बच्चों को क्या, टीचर को भी नहीं पता होता कि कठोर व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमें पता कर, हम टीचर बनने जा रहे हैं, हमें अपना बेस्ट टीचर बनना है हिंदी का। ठीक है, तो कठोर व्यंजन कौन से होते हैं? ये जो मैंने थर्ड ऑप्शन में लिखा है ना, ड ढ ढक्कन टाइप होता है, अणा बन जाता है, नीचे डॉट है और उसके साथ है ड से डमरू वाला। तो ये इनको कठोर व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, और भी आपको ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएंगे, त्र, श, अण, थ, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद करना है कि कठोर व्यंजन में कौन सा आ रहा है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कौन सा है? जो ढ ढक्कन वाला होता है ना और उसके नीचे डॉट लगी हुई है, वो आपका है ढ ढक्कन वाला और ड डमरू वाला। ठीक है, अणा बोलेंगे, ये अणा बन जाएगा और ये ड डमरू। ठीक है, ये होते हैं कठोर व्यंजन। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये भी बच्चों को नहीं पता होते कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है च, छ, ज, झ। सेकंड ऑप्शन दिया य, र, ल, व। थर्ड ऑप्शन दिए घ, च, त, छ और फोर्थ ऑप्शन दिए इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें याद करना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, य, र, ल, व। अंत, अंदर की तरफ इनकी आवाज गूंजती है। ठीक है, अंदर की तरफ जाती है, य, र, ल, व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये तो मोस्टली बच्चों को पता ही होते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है श, त्र, ज्ञ, श्र। सेकंड ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ। थर्ड ऑप्शन है त, थ, द, ध और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो अक्षरों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, जो ये वाला है श्र सबसे पहला, तो ये कैसे बन जाएगा? जो त्र कैसे बन जाएगा? त, र से, है ना। इसमें श से श की आवाज आ रही है ना। ज्ञ से कैसे होता है? एक आपने देखा होगा ट टमाटर की लाइन में होता है, जो लास्ट में अणा खाली की तरह बनता है, वो उससे मिला के बनता है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि दो अक्षरों को मिलाकर ये वाला
श त्र ज्ञ श्र बनता है, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनियाँ विदेशी प्रभाव से हिंदी में आई हैं? ये भी बच्चों को नहीं पता होता कि कौन सी ध्वनियाँ हैं जो विदेशी, विदेशी मतलब जान रहे हो, ये जो बाहर के देश होते हैं, है ना, विदेशी प्रभाव से हिंदी में आई हैं। तो कौन सी आई हैं? पहला ऑप्शन दिए क श, दूसरा ऑप्शन है ज फ, तीसरा ऑप्शन है त र, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। जो ध्वनियाँ विदेशी प्रभाव से हिंदी में आई हैं वो ज फ है, ज़फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है, व्यंजन के साथ स्वर मिला ही नहीं होता वह स्वर की मात्रा कहलाती है। थर्ड ऑप्शन है, जब स्वर्ण के समान इसे स्वरों में ही गिना जाता है तो वह मात्रा कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी। तो उत्तर फर्स्ट इज करेक्ट। मात्रा कैसे हो सकती है? किसे बोल सकते हो आप मात्रा? मात्रा के लिए आपको क्या चाहिए? व्यंजन। ठीक है, जैसे क व्यंजन है, मैंने उस पर मात्रा डाल दी, मात्रा को आप क्या बोलोगे? स्वर बोलोगे। तो व्यंजन के साथ जो स्वर मिला हुआ है उसे मात्रा कहते हैं। इसको याद कर लीजिए अच्छे से। एग्जामिनर पेपर में कंफ्यूज कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से ही कंफ्यूज करने की कोशिश वो करेगा, पर हमें नहीं होना। ठीक है, मात्रा क्या है? व्यंजन होना चाहिए आपके पास और उसके साथ मिला हुआ स्वर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण, जैसे वर्णों का मैंने उच्चारण किया, बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब किसी की भी ये हेल्प नहीं लेता, किसी भी वर्ण की हेल्प नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, कोई दूसरा वर्ण ये लेता ही नहीं। स्वर जानते हो ना, सबसे पहले हम बचपन में क्या पढ़ते हैं? अ आ ई यही पढ़ते हैं ना। तो क्या हमें सबसे पहले यही पढ़ना पड़ता है? तो वो किसी की हेल्प थोड़ी ली जा रही है, ये तो हमें रट्टा मारना ही पड़ रहा है, याद करना ही पड़ रहा है ना। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि शब्द क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे शब्द कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है, उच्चारण और लेखन की दृष्टि से व्यंजन का विशेष महत्व बन जाता है उसे शब्द कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है, छोटी से छोटी इकाई शब्द है। इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट सबसे ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि शब्द कैसे बनेगा? जब आपके पास अक्षर होंगे। ठीक है, आप अक्षरों को लिखोगे, उनका मेल होगा, तभी तो शब्द बनेंगे, एक इकाई बन जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये याद कर लीजिए, बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, बला घात किसे कहते हैं? एग्जामिनर ये क्वेश्चन पुट कर सकता है क्योंकि आपके ये कोर्स में है। कोर्स में तो खैर सारे ही हैं, बट ये थोड़ा न्यू है तो बच्चों को नहीं पता होता। बलाघात क्या है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, शुद्ध भाषा बोलने और लिखने में शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखना पड़ता है, वह बलाघात कहलाता है। सेकंड ऑप्शन है, उच्चारण में किसी अक्षर विशेष पर श्वास के दबाव के कारण जो बल आ जाता है उसे बलाघात कहते हैं। थर्ड ऑप्शन, बोलते समय सावधान रहने का निर्देश करना बलाघात है। और फोर्थ ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। याद कर लीजिए, बलाघात। घातक क्या हो रहा है? ऐसे याद कीजिए, बला कहाँ पड़ रही है? श्वास पर ना, श्वास पर दबाव जा रहा है, हमारे श्वासों पर दबाव जा रहा है, घातक हो रहा है ना ये हमारे लिए, बलाघात। देखिए इसके नाम से पहचानिए, हमारे श्वास के दबाव के कारण, मतलब श्वास का दबाव पड़ रहा है ना, और जो बल आ रहा है ना, बल है ना। तो ऐसे आपको याद रहेगा पेपर में और आप फटाफट टिक भी लगा दोगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण करते समय यह ध्यान रखना कि किन शब्दों को प्रवाह में एक साथ पढ़ना है
है ना। उच्चारण जब हम करते हैं तो यह ध्यान रखना कि शब्दों को प्रवाह में एक साथ पढ़ना है, किन शब्दों को, और किन के बीच में हल्का सा विराम देना है। इसी विराम के स्थान को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं संगम। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी आपको कंफ्यूज किया जाएगा, अनुतान, बलाघात, इनमें से सभी, ये सब कुछ आलतू फालतू लिखा हुआ है। आपका एक जगह फोकस होना चाहिए, संगम। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। शब्दों को प्रवाह में पढ़ना है, कौन से शब्दों को, और किन के बीच में विराम देना है, वो संगम कहलाता है। जैसे नदियाँ जब एक दूसरे से मिलती हैं तो हम क्या बोलते हैं? संगम हो रहा है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही शब्दों को प्रवाह वर्ड यूज किया जा रहा है, जैसे नदियों के लिए प्रवाह वर्ड यूज किया जाता है वैसे ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलने में भावों के अनुसार स्वर का जो उतार चढ़ाव होता है और आरोह अवरोह होता है, उसे क्या कहते हैं? बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोलने में भावों के अनुसार स्वर का जो उतार चढ़ाव होता है, आरोह अवरोह होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम अनुतान। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी आपको कंफ्यूज किया जाएगा, सामान्य कथन, आश्चर्य, अशुद्ध, कुछ भी लिख के दिया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम बोल रहे हैं अपने भावों के अनुसार तो स्वर का उतार चढ़ाव होता है। किसका होता है? स्वर का उतार चढ़ाव होता है, आरोह अवरोह होता है, उसे कहते हैं अनुतान। अनुतान, तान समझ रहे हो, है ना। अनु ने क्या लगाई? तान लगाई, है ना। तो स्वर का उसका क्या हुआ? उतार चढ़ाव हुआ। स्वर का क्या हुआ? आरोह अवरोह हुआ। ऐसे आपको याद रहेगा पेपर तक। आप ये वीडियोस अच्छे से देखिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप बस यार ये अर्थ अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन तो किसी भी रूप में आएगा, है ना। अर्थ को अगर आपको अच्छे से समझ आ गया ना तो आपको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे अब मैंने आपको कैसे याद करवाया? अनु के जो स्वर में उतार चढ़ाव आए, है ना, तान आई, उसकी आरोह अवरोह आए, तो वो क्या है? अनुतान। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के उच्चारण को शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले क्या करने की आवश्यकता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जी, लिखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन दिया है जी, उच्चारण को शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले हिंदी अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों के उच्चारण दोषों को दूर करें, उन्हें शुद्ध शब्द, वाक्य आदि का उच्चारण करना सिखाएं, और ये ही करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, शुद्ध बनाने के लिए, उच्चारण को शुद्ध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अध्यापक का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह दोषों को दूर करे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अध्यापक का ही क्यों, फैमिली वालों का भी फर्ज बनता है कि अगर बच्चा गलत कुछ बोल रहा है तो उसे गलत ना सिखाएं, उसको करेक्ट करें बार बार। दिन में अगर आप 2-3 बार भी उसको बार बार ऐसे प्रैक्टिस करवाओगे तो वो अच्छे से ही बोलेगा, गलत तरीके से नहीं बोलेगा। उन्हें शुद्ध शब्द, वाक्य आदि का उच्चारण करना सिखाए। ठीक है, उच्चारण के दोषों को दूर करे। तो ये ही सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बाकी आलतू फालतू लिखा हुआ है, उच्चारण जोर जोर से करें से उच्चारण शुद्ध हो जाएगा, इनमें से सभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम भाषा को लिखित रूप प्रदान करते हैं उसके लिए हमें प्रतीकों का पता होना चाहिए, चिन्हों का पता होना चाहिए, है ना। तो उसे कहते हैं अक्षर विन्यास। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जामिनर पक्का पूछ सकता है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जो प्रतीक और चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है वो अक्षर विन्यास है। ठीक है, अक्षर विन्यास, अक्षर विन्यास लिखित रूप प्रदान करने में इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बच्चों को नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं पता होता कि भाषा क्या है, बच्चे भूल जाते हैं, अरे पता नहीं क्या है यार भाषा। तो भाषा क्या है? पहला लिखा है भाषा सिर्फ लिखने का माध्यम है जिसे हम अपने आप को ठीक तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है भाषा वह माध्यम है जिससे सिर्फ सुना जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट,
क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। वो कह रहा है कि सिर्फ लिखने का माध्यम है। क्यों भाई, भाषा क्या सिर्फ लिखने का माध्यम है? नहीं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। ठीक है, आप मन के विचार और भाव को प्रकट कर सकते हो, उसे भाषा बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नीचे थर्ड ऑप्शन लिखा है भाषा वह माध्यम है जिसे सिर्फ सुना जा सकता है। नहीं यार नहीं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। भाषा के मुख्य के कितने रूप होते हैं? सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया आई थिंक। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? 5, 6, 2, 3। तो करेक्ट आंसर इज 2 ऑप्शन करेक्ट। अरे सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है। देखिए, इसको ठीक कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने थर्ड लिखना था, यहाँ पर 2 लिखा गया है मुझसे। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। ठीक है, कौन से? मौखिक, लिखित। मौखिक, लिखित 2 रूप हैं बस। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। हमारे देश में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो आप तो सब जानते ही हैं कि भाई हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या चलती है जिसे राजभाषा से सम्मानित किया गया है? हिंदी है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अंग्रेजी, जापानी या इनमें से सभी, ये कोई भी नहीं है, हिंदी है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। भारत ने हिंदी को कब और किस सन में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? हिंदी को कब और किस सन में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? 15 अक्टूबर 1950, 28 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949 और 29 जुलाई 1949। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 14 सितंबर 1949। सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1949 इज करेक्ट आंसर। राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। इसलिए अब आगे चलते हैं। ओके, भाषा के लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? लिखने का जब हम तरीका यूज करते हैं ना, जब हम तरीका, जैसे हम कहते हैं ना कि यार मैं इस चीज में सफल नहीं हो पाया इस तरीके से, अब मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा, तो वो तरीका है ना जो आप बदल रहे हो सक्सेस को हासिल करने के लिए। तो ऐसे ही भाषा के लिखने के तरीके को आप क्या कहते हो? तो करेक्ट आंसर है 4, लिपि। लिपि कहते हैं, वर्ण नहीं है, व्याकरण नहीं है, अनुतान भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है लिपि। भाषा के लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, विश्व की समस्त भाषाओं की एक ही लिपि होती है। वो पूछ रहा है विश्व की समस्त भाषाओं की एक ही लिपि होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सही, सेकंड ऑप्शन है गलत, थर्ड ऑप्शन है दोनों। तो ये गलत क्वेश्चन है। अगर हम ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि विश्व की समस्त भाषाएं, तो क्या कभी एक लिपि हो सकती है? सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमें बताना है कि ये गलत बोल रहा है। गलत, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हिंदी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले हो रहा है मेरा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी है, देवनागरी है, संस्कृत है? नहीं, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, देवनागरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अब वो आगे पूछ रहा है। देवनागरी है, कन्नड़ है, मराठी है, रोमन है। तो क्या है अंग्रेजी भाषा की लिपि? रोमन। अगर आपने मैथ्स को अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक बात ध्यान होगा कि हम रोमन काउंटिंग सीखते हैं मैथ्स में, तो रोमन है अंग्रेजी। ये अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी ये वाली काउंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि पूछी है। तो गाइस मैं एक चीज बता दूं,
हिंदी बोले या संस्कृत की लिपि पूछे या हिंदी की लिपि पूछे, आपको एक ही माइंड में याद रखना है, देवनागरी। तो देवनागरी, देव की नगरी, ठीक है, देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि भी क्या है, देवनागरी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ना रोमन है, ना मराठी है, ना कन्नड़ है, ठीक है। बोली क्या है, बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि बोली क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा, वो होती है बोली। एक तरफ लिखा है जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो वह बोली है। थर्ड ऑप्शन है जब हम अपनी भाषा में कौशल हो जाते हैं तो वह बोली है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जब हम सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग करते हैं भाषा को तो वो बोली कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन पर सुनी गई बातें भाषा का कौन सा रूप होती हैं। टेलीविजन पर हमें सुनाई दे रहा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मौखिक। मौखिक में हम बोलते हैं ना, टीवी में हमें बोलने का सुनाई दे रहा है ना, हम टीवी में जाके लिख तो नहीं रहे ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मौखिक। यहाँ आगे ऑप्शन दिए हुए हैं लिखित, सिर्फ मौखिक, सिर्फ लिखित, ये गलत है, ठीक है। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने 25 क्वेश्चंस रेडी किए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके फ्रेंड्स। तो इसलिए प्लीज़ अच्छे से सारी वीडियोस को याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पुट हो जाए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ओके, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, 15 मिनट्स आप इजीली निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। ओके, बाय बाय।